नमस्कार। आज बात करेंगे कक्षा 10 के वे विद्यार्थी जो 2020 के लिए परीक्षा दे रहे हैं। अभी उनकी परीक्षा नहीं हुई है, गणित की परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए उनके लिए एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर के एक एक अंक के प्रश्न को मैं यहाँ पर आपके लिए हल कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। ये है 1771 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप में लिखिए। सत्रह को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ये कर लेंगे हम। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में विभाज्यता के नियम बताए, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 का भाग भी नहीं जाएगा इसमें। 7 का 8 से 15 का 16 हो जाता है। 16 जो है 3 का भाग नहीं, 5 का भाग भी नहीं जाएगा। 7 में क्या है, इसको दुगना कीजिए। 1 को दुगना करेंगे तो 2 हो जाएगा। 177 में से 2 घटाएंगे तो 175 हो जाएगा। 175 को फिर चेक कर लेंगे। 5 को दुगना करेंगे 10 हो जाएगा। 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 7 का गुणा जो है ये 7 से भाग जाएगा इसमें। देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचेगा, 37 होगा। 7 पंचे 35, फिर 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा। 7 तियां 21। अब 11 का भाग जाएगा। 11 दूनी 22, 11 तियां 35। अब 23 यानी 1771 बराबर 7 गुणा 11 गुणा 23। ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा जिसके शून्यकों के योग व गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है। ऋण 3 और 2 है। इस
इसका अर्थ ये है कि योग जो है ऋण 3 है और गुणनफल 2 है। तो ये जो है द्विघात बहुपद बनाते हैं, यानी योग दिया है, शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। शून्यकों का योग हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा ऋण 3 और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 2। तो हमारे पास द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण ये होती है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो यहां पर अगर हम रखेंगे तो x² अपनी जगह ठीक है, शून्यकों का योग ऋण ये ले लेंगे, ये वाला ऋण, इसके बाद शून्यकों का योग जो है ऋण 3 रखेंगे, गुणा x रख देंगे, धन शून्यकों का गुणनफल ये 2 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x² प्लस 3 गुणा x 3x धन, ये जो है द्विघात समीकरण है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये द्विघात बहुपद है, ये ज्ञात कर लिया है हमने शून्यकों के योग और गुणनफल को लेके, तो ये सूत्र को याद रखें। अगला प्रश्न है अगला यानी तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, जांच कीजिए कि बहुपद के साथ जांच कीजिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है या नहीं, शून्यक है या नहीं। बहुपद दे रखा है हमको 6x² माइनस x माइनस 2 और संख्या दे रखी है x बराबर 2/3। 2/3 इसका शून्यक है या नहीं है, ये जांच करनी है। बहुत आसान है, देखिए इस x की जगह में 2/3 रख देंगे, जहां जहां x है वहां पर 2/3, 6 गुणा 2/3 का वर्ग हो जाएगा, x² है, ऋण 2/3 ऋण 2, 6 गुणा 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ऋण 2/3 ऋण 2, 24/9 ऋण 2/3 ऋण 2। इसको सरल कर लेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 8/3 ऋण 2/3 ऋण 2, 8/3 ऋण 2/3। इसको हल कर लेंगे, अगर हर समान है तो अंश को घटा करके भी हल किया जा सकता है। 8 ऋण 2 कितना हो जाएगा, 6/3 और ये वाला ऋण 2 शेष रहा। 3 से 6 को काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 ऋण 2 यानी 0। शून्य और शून्य में फर्क है,
शून्यक जो है जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए वो शून्यक होता है। जैसे यहाँ पर ये शून्यक है, शून्य नहीं है, शून्यक है, 2/3 शून्यक है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो शून्यक है लिखेंगे, यानी हमारे पास आंसर आएगा x बराबर 2/3 शून्यक है। जांच करिए हमने, है या नहीं है इसकी जांच करिए, तो है पाए। अगला प्रश्न चौथा, समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, यानी बी पॉइंट समकोण है। बी समकोण है यदि tan A बराबर 1, यदि tan A बराबर 1, ये दिया हुआ है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1, ये सत्यापित करना है। 2 sin A cos A बराबर 1 को सत्यापित करना है। बहुत आसान है, देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बनाया ये, इसमें बी समकोण है, यानी बी पॉइंट है। अब ए इसको भी लिख सकते हैं या यहां भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए। हाँ, यहां लिख दिया हमको, क्योंकि tan A बराबर 1 है, तो tan A बराबर 1 हमको दे रखा है। tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 होगा तो 1 जो है tan में कौन से मान में होता है ये ध्यान में रखना है, इसको याद रखना है, टेबल को याद रखना है। tan A बराबर 1 मान होता है 45 का, तो tan 45 हो जाएगा। यहां से A बराबर 45 निकल जाएगा, A बराबर 45 निकल गया। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 2 sin A cos, 2 sin A, साइन A की जगह 45 रख देंगे, साइन 45 cos 45, साइन 45 का मान टेबल याद होगी तो सारी चीजें निकल जाएंगी। 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 गुणा ये 2 गुणा 1/2, 1 गुणा 1 1, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 हो जाएगा। 2 से 2 काट देंगे तो केवल 1 बच जाएगी, यानी राइट हैंड साइड खुद आ गई, यानी 2 sin A cos A बराबर 1 सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है पांचवा, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22, 100 का अगला पद लिखिए।
अगला पद लिखिए। यानी समांतर श्रेणी हमारे पास है 4, 10, 16, 22। ये पहला पद है 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22। अगला पद निकालना है, यानी 1, 2, 3, 4, पांचवा पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी में हमारे पास सूत्र होता है, पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इंटू डी। ए हमारे पास 4 है, डी जो है दूसरे पद से पहले पद को घटा करके ज्ञात किया जा सकता है। डी बराबर 10 माइनस 4 यानी 6 हो जाएगा। यहां पर n बराबर 5 हो जाएगा, क्योंकि हम अगला पद निकाल रहे हैं, यानी पांचवा पद 1, 2, 3, 4 पांचवा पद निकाल रहे हैं। तो n की जगह 5 रख लीजिए। ए 5 इजिकल टू ए की जगह 4 रख लीजिए, n की जगह 5 इंटू डी की जगह 6 रख लीजिए, डी की जगह 6। तो 4 धन 5 ऋण 1 ये भी 4 हो गया। 4 गुना 6 24, 4 धन 24 यानी अगला पद 28 हो जाएगा। वैसे भी अगर हम देखेंगे 4 में हम 6 जोड़ रहे हैं 10 मिल रहा है, 10 में 6 जोड़ रहे हैं 16 मिल रहा है, 16 में 6 जोड़ेंगे 22 मिलेंगे, 22 में 6 जोड़ेंगे तो 28 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। बेलन की आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम h से दिखाते हैं। h बराबर हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं, यानी r हमको ज्ञात करना है। r हमको ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होता है 2 पाई r h। 2 अपनी जगह ठीक है। पाई का मान 22/7, पाई को हम 22/7 रखेंगे। पाई बराबर 22/7 और r की वैल्यू निकालनी है, h का मान 7 है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये 110 दे रखा है, ये हो जाएगा। यहाँ काट लेंगे, 7 से 7 कट लेंगे, 22 दूनी 44 r हो जाएगा। 44 r बराबर हमारे पास हो जाएगा 110। तो r बराबर हो जाएगा 110/44 यानी 22 दूनी 44
22 पंचे 110। तो R बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल है सातवां क्वेश्चन, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा की वृत्त से दूरी 4 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए से ये कोई वृत्त है। वृत्त के केंद्र से, सवाल को सुन लीजिए पहले, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ए, ये दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की वृत्त से दूरी 4 सेंटीमीटर है। इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचिए, ये 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसको बी मान लें यहाँ पर, तो ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी हमने ओ बी को निकालना है, ये ओ बी निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, ओ बी को ज्ञात करना है, ओ बी ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये नियम पता होना चाहिए, ये प्रमेय पता होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब होती है तो ये जो बी कोण है ये 90 अंश हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 अंश हो जाएगा। त्रिभुज ओ बी ए समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज ओ बी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पीटी से हम ये लिख सकते हैं, कर्ण का वर्ग, कर्ण ओ ए हो जाएगा, ओ ए का वर्ग बराबर ओ बी का वर्ग धन ए बी का वर्ग। ओ ए 5 सेंटीमीटर है, देखिए 5 का वर्ग। ओ बी हमको ज्ञात करना है, ओ बी का वर्ग ऐसे ही रहा। ए बी ये 4 है, 4 का वर्ग। और यहां से 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और ओ बी का वर्ग ही रहा, और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो यहां से ओ बी का वर्ग बराबर मिलेगा 25 ऋण 16, 25 ऋण 16 9 हो जाएगा। ओ बी का वर्ग बराबर 9, ओ बी बराबर वर्गमूल 9, वर्गमूल 9 यानी 3 आ जाएगा। तो त्रिज्या जो है आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, आर बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा इस प्रकार। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन था। प्रश्न में आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है, आकृति में त्रिभुज एबीसी और डीएफ, एक आकृति दे रखी है हमको आकृति में, लेकिन ये दे रखा है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ, समरूप। और हमको दे रखा है यदि ए बी बराबर 2b, ए बी बराबर 2d, तो
है एरिया त्रिभुज एबीसी बराबर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको ये एरिया निकालना है, एरिया ट्रायंगल डी है। अभी आकृति बना के आपको मैं दिखाऊंगा। ये कोई त्रिभुज है एबीसी और एक दूसरा त्रिभुज है इसके समरूप, ये जो है DEF है। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं एबीसी और DEF। तो इसके लिए एक एरिया वाली जो प्रमेय है उसको याद होना जरूरी है आपको। एरिया एबीसी अपॉन एरिया DEF, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF, ये बराबर हो जाता है AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। AB का वर्ग बट्टे DE का वर्ग भी लिख सकते हैं इसको। अब हमको AB बट्टे DE कहां से मिलेगा? देखो AB बट्टे DE हमको यहां से मिलेगा, इधर से ये देगा हमको। अगर DE को हम पक्षांतर करके इधर रखूंगा तो 2 आ जाएगा। देखो AB बट्टे DE, AB बट्टे DE बराबर 2 हो जाएगा। यहां पर 2 रख करके और ABC का एरिया रख करके DEF का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ABC हम है हमारे पास 56, इसकी जगह 56 रख दिया बट्टे एरिया ट्रायंगल DEF इक्वल टू 2 का वर्ग। ये 2 कहां से आया? इधर से AB बट्टे DE निकाला था, ये 2 आ गया। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसको इधर गुणा कर देंगे, 2 का वर्ग 4 इधर ले आएंगे, यानी हमारे पास एरिया ट्रायंगल DEF बराबर हो जाएगा। देखो इसको जो है इधर ले जाएंगे, 2 का वर्ग 4 नीचे लाएंगे, 56 बट्टे 4 आ जाएगा। 56 बट्टे 4, 14 चक्को 56, यानी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। प्रश्न को फिर से सुन लीजिए। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं। इसमें दिया है यदि AB बराबर 2DE और ABC बराबर एरिया ABC बराबर 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो DEF का एरिया निकालना है। तो ये इस प्रमेय का यूज करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आता ही, या तो अनुपातिक प्रमेय आ जाएगी या ये एरिया वाली प्रमेय से क्वेश्चन आ जाएगा, या प्रमेय खुद भी आ जाती है कभी। 8वां प्रश्न है ये, मॉडल में आया हुआ। अब इसके बाद 9वां प्रश्न है। नवा प्रश्न है कि साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? साधारण वर्ष में 53 रविवार। पहले तो ये जान लीजिए कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष जिसमें फरवरी 28 जाती है, हर 4 साल बाद फरवरी जो है 29 जाती है, तो उसको लीप वर्ष बोलते हैं। जैसे ये 2020 है, ये लीप वर्ष है। और साधारण वर्ष 21 साधारण वर्ष होगा, 22 भी साधारण वर्ष होगा, 23 भी साधारण वर्ष होगा, 24 जो है वो लीप वर्ष हो जाएगा। हर 4 साल के बाद जो है
जिसमें 4 का भाग जाता है जिस सन में, वो लीप वर्ष हो जाता है। तो साधारण वर्ष में 53 रविवार, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं देखिए, और एक हफ्ता 7 का होता है। 7 से भाग देंगे तो आप 7 पंचे 35, 1 15, 7 दूनी 14, यानी 52 हफ्ते बचेंगे, फिर एक दिन बचेगा। तो 52 हफ्ते में 52 रविवार हो गए, 52 हफ्ते में 52 रविवार हो गया, तो 53वां तो हो ही नहीं सकता है, 53वां हो ही नहीं सकता है इस कंडीशन में। तो इसकी प्रायिकता जो है क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता शून्य हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की बारंबारता बंटन सारणी में अज्ञात मान ज्ञात कीजिए। ये सारणी है देखो, 0 8 15, यहां पर है ये अंक है, अंक यहां पर बारंबारता, और यहां पर संचयी बारंबारता। ये ए दे रखा है, 8 से 16 वर्ग अंतराल पर बी 28, 16 24, ये सी दे रखा है 43, 24 32, ये जो है 18, डी दे रखा है 32 40, ये 9 दे रखा है, और यहाँ ई दे रखा है 40 48, ये एफ दे रखा है, और यहाँ 80 दे रखा है। तो हमको ये मान ज्ञात करने, जैसे ए पता नहीं है, बी पता नहीं है, सी पता नहीं है, डी पता नहीं है, ई पता नहीं है, एफ पता नहीं है, ये मान हमने निकालने हैं। संचयी बारंबारता में जो पहला पद है ये तो बारंबारता के बराबर हो जाएगा, ए बराबर 15। फिर क्या करते हैं हम, ये और ये जोड़ करके बराबर ये लिखते हैं, यानी 15 धन बी बराबर 28, 15 धन बी बराबर 28। तो यहां से बी बराबर 28 ऋण 15, ये हो जाएगा 13, बी बराबर 13, ए बराबर 15 मिल गया हमको, बी बराबर 13 मिल गया। अब 28 में सी जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, 28 धन सी बराबर 43, तो सी बराबर 43 माइनस 28 हो जाएगा, सी बराबर 15 आ गया। अब 43 में 18 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, ऐसे करके जोड़ते हैं संचयी बारंबार, ऐसे 43 धन 18 बराबर डी, यानी डी बराबर सीधे लिख दे रहा हूं मैं, 43 धन 18 हो जाएगा, यानी डी बराबर हो जाएगा 8 3 11 4 1 5 1 6, डी बराबर 61। अब ई बच गया, डी में 9 जोड़ेंगे तो ये ई आ जाएगा, डी प्लस 9 इक्वल टू ई। डी की जगह 61 रख देंगे, 61 धन 9 बराबर ई, यानी ई बराबर 61 में 9 जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, ई बराबर 70। अब लास्ट बच गया एफ, ई प्लस एफ बराबर 80, ई प्लस एफ बराबर, ई का मान 70 रखेंगे, 70 प्लस एफ बराबर 80, तो यहां से हमको ये देगा एफ बराबर 80 माइनस 70, एफ बराबर 80 माइनस 70, यानी एफ बराबर 10 आ जाएगा। तो ये 10 प्रश्न आपके आज के लिए हो गए हैं। धन्यवाद, वीडियो को देखते रहें,
लाइक और शेयर भी करते रहें, इसका लाभ उठाएं, लॉकडाउन का फायदा उठाएं, पढ़ाई करते रहें, विषय के साथ बने रहें। अगर प्रैक्टिस छूटेगी तो फिर हानि होगी।